तो चलिए आज वापस हम बात करते हैं वॉल्थर पैंक, जो जर्मन जियोलॉजिस्ट थे या जियोग्राफर थे, जिन्होंने डेविस का जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो साइकिल था उसमें कुछ चेंजेस लाए, और चेंजेस लाने के बाद अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे मॉर्फोलॉजिक सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, डाई मॉर्फोलॉजिस एनालाइज जर्मन में से कहा जाता है। अब डेविस ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था तो उसके अंतर्गत वह सोचता था कि वह विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स है उनको वो समझना चाहता था। वहीं जो पैंक थे, उन पैंक जो थे एक जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ शास्त्री थे। ठीक है, डेविस भूगोलवेत्ता, जियोग्राफर थे। तो पैंक क्या चाहता था कि वे स्ट्रक्चर कैसे बने, ठीक है, कैसे बने, और वह उनके आकार को, केवल आकार को समझना चाहता था। जैसे डेविस की बात करें तो डेविस ने क्या कहा कि वो केवल स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से जानना चाहता था कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, दिखने में कैसे है, उनका ढाल किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं। लेकिन जो पैंक था वो सोचता था कि ये जो स्ट्रक्चर्स है वो बने कैसे, तो कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ फर्क रहे, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने अपनी चीज को वापस इस कॉन्सेप्ट को मॉर्फोलॉजिकल जो सिस्टम या एनालाइज जो है उसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, वापस पुनः पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो वॉल्थर पैंक जो है उसने 1924 में अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, 1924 में। इस कॉन्सेप्ट को देकर वो कहते हैं कि जो स्थल रूप होते हैं उनका जो विकास, उत्थान की दर, ये दर है उत्थान की दर, तथा अपर्दन विस्थापन की दर के अंतर का प्रतिफल होता है। इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके पीछे डिपेंड रहता है, या जो कार्य रहता है वो रहता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है, तथा जो अपर्दन हो रहा है उस अपर्दन से कितने भाग को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित या डिपॉजिट किया जा रहा है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। वो कहते हैं कि उत्थान, पहली चीज तो उत्थान की दर क्या है। डेविस कहता है उत्थान होता है, लेकिन उत्थान जो है उसकी स्पीड किस प्रकार की है। दूसरी चीज वो कहता है कि अगर कोई लैंडस्केप अगर अपलिफ्ट हो गया, ऊपर उठ गया, तो उसके बाद जब उसका इरोजन जो होता है तो इरोजन का जो वर्क है वह किस स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अगर दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों बराबर चलेंगे, जैसे जितना अपलिफ्ट हो रहा है उतना काट लिया, तो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो तो क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर देखिएगा कि जिस चीज को आप काट रहे हो उतना ही वापस बन जाता है, तो वो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अगर कोई चीज बन रही है जिस स्पीड से बन रही है और काटने की जो स्पीड है वो ज्यादा है, काटने की स्पीड अगर ज्यादा है और बनने की स्पीड कम है, तो जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर बनने की दर बिल्कुल भी बंद है और काटना चालू है, तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से समझ रहे हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, हम रोटियों का स्टॉक कर रहे हैं। अब जितनी रोटियां बन रही है उतनी ही खाई जा रही है, लगातार उसका कंज्यूम हो रहा है, तो इकट्ठी नहीं होगी, बैलेंस रहेगा। ठीक है, अगर रोटियां ज्यादा बन रही है और खाने वाले कम हैं, तो रोटियों का जो कह सकते हैं कि ढेर लग जाएगा। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि खाने वाले अधिक हैं और रोटियां कम बन रही है, तो कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि खाने वाले कितने हैं। तो यहाँ पर इस पर्वत के रूप में हम समझते हैं कि ये कहते हैं कि जो इरोजन का जो वर्क रहेगा वो डिपेंड कर रहा है कि एक जो स्ट्रक्चर है वो कितनी स्पीड से बन रहा है, और दूसरी जो है वो है कि इस
ऊंचे उठे हुए भूभाग पर इरोजन का वर्क या अपरदन का जो कार्य है या काटने का जो काम है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से और समझते हैं। ये कहते हैं कि इंडोजेनेटिक फोर्स तथा एक्सोजेनेटिक, देखो पर्वत बनने की क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, अंतर्जात बलों के अंतर्गत आएगी, और पर्वतों के बिखरने की या वापस समतल होने या कटने की जो प्रोसेस रहेगी वो एक्सोजन। तो ये है आपका कह सकते हैं इंडोजेनेटिक और ये है एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक तथा एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है उनका जो बैलेंस रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कितना डेवलप होगा। ये चीज उसने अपने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम में समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि स्थल रूपों का विकास उत्थान की दर, उत्थान की दर किस पर डिपेंडेंट है, वो है अंतर्जात बलों पर, इंडोजेनेटिक फोर्स पर डिपेंड करती है। फिर अपर्दन विस्थापन की दर, अपर्दन विस्थापन की दर का अर्थ हो गया कि जो पदार्थ बने हैं या जो कटे हैं जिसका इरोजन हो रहा है, एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है उसको काट रहे हैं, नदी काट रही है उसको, बर्फ की जो नदी जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं वो काट रहे हैं, हवा जो है पवन तेज गति से बहती हुई वो उसे काट रही है। तो वह किस स्पीड से काट रही है और किस स्पीड से उन काटे हुए पदार्थों को उस जगह से हटाया जा रहा है। क्योंकि काटे हुए पदार्थ अगर वहां से नहीं हटाए जाते हैं तो इरोजन का नेक्स्ट जो स्टेप है वो नहीं होगा। जैसे कि इसको हम समझ लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर वेदरिंग हो गई, अब वेदरिंग हो गई तो ये चट्टानें तो यहाँ पर कमजोर हो चुकी है, लेकिन अगर ये ऊपर वाला जो भाग है जहां पर कमजोर हो चुकी है इसको अगर डिस्प्लेस नहीं किया, यहाँ से हटाया नहीं गया, तो इरोजन का नेक्स्ट जो वर्क रहेगा इसके जो सेकेंडरी जो पार्ट है, इसके नीचे वाली जो चट्टानें हैं उस पर वर्क कैसे होगा। तो डिपेंड करता है कि जो ऊपर वाली जो चट्टानें हैं उनको कितना हटाया जा रहा है तथा कितना पर्वत बन रहा है। तो ये दोनों ही जो चीजें होती है ये मिलकर तय करती है कि इरोजन का साइकिल कैसे होगा, या मार्फोलॉजिकल जो एनालिसिस होगा या मार्फोलॉजिकल सिस्टम जो होगा वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जाते हैं और समझते जाते हैं कि आगे वो क्या कहना चाहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये समय स्वतंत्र है। अब समय स्वतंत्र का अर्थ का ये हो गया कि यहाँ पर जैसे कि डेविस जो कहता था, डेविस के ठीक बाद में आए ये, तो डेविस जो कहता था वो कहता था कि जो स्ट्रक्चर है वो टाइम से, यानी पहले डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद उस पर यंग एज आएगी, फिर मैच्योर एज आएगी, फिर उसके बाद ओल्ड एज आएगी। तो इस प्रकार से टाइमली, टाइम टू टाइम उसका इरोजन हो जाएगा और लास्ट में वो पेनिप्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो टाइम को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि टाइम का कोई, यानी समय का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। यहाँ उन्होंने समय के स्थान पर एक नए वर्ड का यूज किया है, वो है विकास, कि उसका डेवलपमेंट होता है। टाइम के हिसाब से कह सकते हैं कि हम नहीं कह सकते हैं कि किसी स्ट्रक्चर की ये यंग एज है या ये मैच्योर एज है, ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि जो अपर्दन का चक्र यानी इरोजन का जो साइकिल है वह उत्थान होने की प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे कि डेविस कहते हैं, डेविस क्या कहता है कि पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद उस पर एक्सोजेनेटिक जो फोर्स होंगे वो वर्क करेंगे। जब तक कोई स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अपलिफ्ट नहीं हो जाता, ऊपर की तरफ बाहर निकलकर एक बड़े स्ट्रक्चर के रूप में हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक एक्सोजेनेटिक फोर्स या जो अपर्दन की जो शक्तियां है या इरोजन के जो एजेंट्स है वो इंतजार करेंगे। यानी पानी इंतजार कर रहा है, हवा इंतजार कर रही है और बर्फ कह सकते हैं इंतजार कर रहा है कि ये पूरा कब बने और मैं कब खाऊं। यानी ये अबायोटिक फैक्टर्स है जो ये नहीं सोच सकते हैं कि फल पकेगा उसके बाद ही खाऊंगा, कभी इंतजार नहीं करते। हवा को नहीं पता है कि कब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कट जाएगा या पूरा पूरा खड़ा हो चुका है, अब मैं इसको काटना शुरू करती हूँ, तो प्रतीक्षा नहीं करता है।
फिर उसके बाद ये अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि जब इरोजन का वर्क स्टार्ट होता है उससे पहले एक आकृति विहीन शेपलेस लैंडस्केप होता है या एक लैंडफॉर्म होता है, और उस लैंडफॉर्म को उन्होंने नाम दिया है प्राइमरफ। ठीक है, पहले से एक मैदान है जिसका कोई स्ट्रक्चर उसमें, ना तो कह सकते हैं कि अब कॉन्वेक्स ढाल है ना कॉन्केव ढाल है, अपर्दन का वर्क स्टार्ट नहीं हो रखा है वहां पर, ना तो पर्वत है न पठार है, वो एक उसकी कोई आकृति नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर पहले से होता है। ठीक है, और इस मैदान पर फिर वर्क स्टार्ट होता है इंडोजेनेटिक फोर्स। अब इंडोजेनेटिक फोर्स कौन कौन से हैं? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्यरत होते हैं, कुछ सडन हो सकते हैं और कुछ थोड़ी सी कह सकते हैं कि एपिरोजेनेटिक हो सकता है या ओरोजेनेटिक हो सकता है। महादेश संचलन या पर्वत निर्माणकारी बल, डायस्ट्रोफिक जो फोर्सेज है उसको मैंने समझाया है कि डायस्ट्रोफिक फोर्सेज किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, किसी भूभाग का ऊपर उठना, किसी भूभाग का नीचे धंसना, ये जो काम जो है ये अंतर्जात बलों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अंतर्जात बलों के द्वारा उत्थान होकर बहिर्जात बलों द्वारा अपरदन का प्रक्रम प्रारंभ होता है। समझिएगा कि एक मैदान है, अब इस मैदान पर इंडोजेनेटिक फोर्स से कोई स्ट्रक्चर, जैसे कि ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, यानी पहले मैदान, फर्स्ट स्टेज में क्या था? मैदान। दूसरे स्टेज में क्या रहा? ये यहाँ पर इंडोजेनेटिक फोर्स से यहाँ पर एक डोम शेप बन गया। अब यहाँ पर एक्सोजेनेटिक जो फोर्स रहेंगे वो थर्ड पर, यानी प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस के अंतर्गत आपका रेन वाटर, ग्लेशियर्स, टेम्परेचर का इफेक्ट, ये अलग अलग इस पर इफेक्ट डालेंगे और इस उठते हुए भाग को क्या करेंगे? धीरे धीरे काटेंगे और काटने के बाद यहाँ से क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे, और जहां पर खड्डे वाला स्थान होगा वहां पर ये क्या करेंगे? इसको डिपोजिट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से वर्क चलेगा। पहले एक मैदान होता है और उस मैदान पर एक इंडोजेनेटिक फोर्स से एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, और स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद यहाँ पर एक्सोजेनेटिक फोर्स या अपरदन की जो कारक है वो कार्य करेंगे। फर्क क्या है कि डेविस कहता था कि जब तक अपरदन उत्थान, यानी कोई स्ट्रक्चर या लैंडफॉर्म कहते हैं ऊपर की ओर नहीं उठ जाता, तब तक उस पर इरोजन के एजेंट वर्क नहीं करते। लेकिन उसके ठीक विपरीत वॉल्टर पैंक कहते हैं कि उत्थान तथा अपरदन की क्रियाएं भूभाग पर साथ साथ चलती है। उत्थान तथा अपरदन की क्रियाएं साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले उत्थान होगा, उत्थान के बाद अपरदन का कार्य वहां पर स्टार्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समस्या है तो मैसेज भेज दीजिएगा साइड में। ठीक है, इनका जो वर्क एरिया था वो आल्प्स पर्वत क्षेत्र था। आल्प्स कहाँ है? तो यूरोप में है। तो आल्प्स पर्वत का जो क्षेत्र है वहां पर उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को लागू किया। क्यों लागू किया? क्योंकि जो आल्प्स पर्वत जो क्षेत्र था वो भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से काफी अस्थिर रहा, वहां पर काफी चेंजेस पूरे के पूरे कह सकते हैं कि जो टाइम रहा, जियोलॉजिकल जो टाइम ड्यूरेशन रही, उसके अंतर्गत काफी चेंजेस वहां पर देखने को मिले। तो वर्किंग एरिया उनका आल्प्स जो पर्वत था उसके आसपास रहा था। फिर वो कहते हैं कि जैसे ही कोई भूभाग समुद्र तल से ऊपर उठता है, अपरदन का कार्य वहां पर प्रारंभ हो जाता है। अपरदन का कार्य वहां पर शुरू हो जाता है। यानी वो कहते हैं कि जैसे कि मीन सी लेवल, सी का जो लेवल है उससे कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए ये ऐसा खड़ा हुआ, जैसे ही वो खड़ा होगा उस पर यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि ये जैसे ही अप हुआ, इसको डाउन करने के लिए यहाँ पर एक्सोजेनेटिक जो फोर्स होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगे। जैसे ही खड़ा होगा इसको काटने का काम वापस शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलती है, लगातार चलती है।
और जैसे ही उत्थान होता है वहां पर अपरदन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जो लैंडफॉर्म है उसमें उत्थान की क्रिया सदैव चलती रहती है। ठीक है, आगे वो कहता है कि ये जो क्रिया है एकदम रुकती नहीं है, अपलिफ्टमेंट होने की क्रिया लगातार चलती रहती है, जिसे युवा, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था, ये किसने रखा था? यंग एज, मैच्योर एज, ये रखा था डेविस ने। तो डेविस के इस स्टेप्स के अंतर्गत इनको नहीं रखा जा सकता है कि उत्थान हो जाएगा और उसके बाद वो एकदम कटना शुरू होगा। जैसे कि मनुष्य का एक जो शरीर है, तो मनुष्य के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे ही कि कोई व्यक्ति एक छोटा सा बालक है, बालक होने के बाद वो जवान होगा, जवान होने के बाद वो प्रौढ़, प्रौढ़ और उसके बाद बूढ़ा होगा। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो उसमें चेंजेस नहीं आ सकता। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जीर्ण अवस्था में कोई व्यक्ति बुढ़ापे में एकदम से जवान हो जाए तो उसी प्रकार से अब बुढ़ापे में जवान किस प्रकार से होता है इसको हम समझते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हम समझते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है, देखिएगा ये स्ट्रक्चर था सबसे पहले यंग एज में था। ठीक है, यंग एज में था, फिर मैच्योर एज में इसको इतना काट दिया गया, और जब उसकी लास्ट स्टेज जो आई उसके अंतर्गत मान लीजिए ये यहाँ पर 3 स्टेजेस के अंतर्गत, ये आपकी इसकी यंग एज है, और ये है इसकी मैच्योर एज, और ये है इसकी ओल्ड एज। ठीक है, तो डेविस क्या कहता है कि यंग एज होगी, फिर मैच्योर एज होगी, फिर धीरे धीरे कटकर वो एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। टैंक क्या कहते हैं कि ये अपलिफ्टमेंट की प्रोसेस यंग एज में भी चलती है, मैच्योर एज में भी चलती है। हालांकि एज का कॉन्सेप्ट नहीं रखा, उसने कहा था डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, केवल इरोजन का जो वर्क होता है वो काफी चेंजेस होता है। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये बुढ़ापे में है, ठीक है, काफी कट चुका है पर्वत और एकदम छोटा हो चुका है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए सडन ऐसी कोई मूवमेंट होती है, अर्थ की अंदर की कोई ऐसी मूवमेंट होती है कि सडनली जो भाग बिल्कुल मैदान में कन्वर्ट हो रहा था वहां पर वापस एक क्या बन जाए, माउंटेन क्रिएट हो जाए, ये एकदम से अपलिफ्ट हो जाए। क्योंकि डायस्ट्रोफिक फोर्स से कभी भी भूमि के अंदर हलचल हो सकती है, और इस हलचल के कारण कोई भी पहाड़ एकदम से वापस ऊपर उठ भी सकता है। अब वापस यहाँ पर ये बुढ़ापे में क्या हो गया, ऊपर उठ गया, यानी ये क्या बन गया, यहाँ पर यंग एज में आ गया, यानी यहाँ पर वापस यंग एज आ गई। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि कभी भी, जैसे कि आपने कहा कि यंग एज है, फिर मैच्योर है, और उसके बाद ओल्ड है, ओल्ड के बाद भी वापस यंग एज आ सकती है, वापस मैच्योर एज हो सकती है, वापस ओल्ड एज हो सकती है, और वापस क्या हो सकती है, यंग एज आ सकती है। तो डेवलपमेंट जो होता है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है। इन दोनों जगह पर कह सकते हैं इरोजन का वर्क रहता है। तो डेवलपमेंट कभी भी हो सकता है, कभी भी वहां पर कोई भी भाग ऊपर उठ सकता है, ऐसा वो कहते हैं बैंक। बढ़ते हैं वापिस। तो जीर्ण अवस्था में भी उत्थान हो जाने के कारण भूभाग पुनः युवा अवस्था में आ सकता है, ऐसा पैंक कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने अवस्था के स्थान पर, जैसे कि उन्होंने जो डेविस के जो ट्रायोज है, तो डेविस के ट्रायोज के अंतर्गत हमने कहा कि डेविस का जो ट्रायोज का जो सिस्टम था उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि एक तो होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, फिर होता है प्रोसेस, और लास्ट जो रहता है वो रहता है टाइम, इज इक्वल टू आपका लैंडफॉर्म। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था किसने, डेविस ने। तो डेविस का जो कॉन्सेप्ट था कि जो एक लैंडफॉर्म है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम से क्रिएट होता है। लेकिन जो पैंक महोदय थे, उन पैंक महोदय ने क्या किया कि जो अवस्था, ये जो अवस्था है, इस अवस्था के स्थान पर उन्होंने, जैसे कि अवस्था को इन्होंने डेविस ने टाइम का, अवस्था के स्थान पर उन्होंने एक नया वर्ड यूज किया, और उस नए वर्ड का जो नाम है वो है विकास, यानी डेवलपमेंट।
अब इस डेवलपमेंट को ये जर्मन भाषा में इटीवक्लुंग के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं इटीवक्लुंग। तो इटीवक्लुंग क्या है? इटीवक्लुंग वर्ड का जो अर्थ है वह है विकास, डेवलपमेंट। तो उन्होंने अवस्था के स्थान पर विकास शब्द का प्रयोग किया अपने कॉन्सेप्ट में, और उस कॉन्सेप्ट को अलग करने की कोशिश की। बढ़ते हैं आगे, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अवस्थाएं, अब अवस्थाओं को इन्होंने क्या कहा कि जैसे इटीवक्लुंग नाम दिया, इटीवक्लुंग को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया कि इटीवक्लुंग यानी जो विकास है वो किस प्रकार से। एक तो होता है आफस्ती जिंडे, देखिए आफस्ती जिंडे, फिर होता है ग्लिक फॉर्मिंग इटीवक्लुंग, और तीसरी जो अवस्था है वो है आबस्ती जिंडे इटीवक्लुंग। अब इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम इसको एक बार क्लियर करते हैं और फर्स्ट स्टेज में इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये है इसकी फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में देखिएगा डेवलपमेंट लगातार क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है, देखिएगा लगातार हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड स्टेज में देखिएगा यहाँ पर कर्व बन गया, देखिए यहाँ पर, फिर धीरे 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 ये यहाँ पर कर्व बन रहा है, ठीक है। यानी पहले क्या होगा, विकास होगा, ठीक है, फिर इक्वल स्थिति में आ गया बी पार्ट में, और फिर क्या हो गया, इसका निम्नीकरण हो रहा है, ये धीरे धीरे कटकर नीचे जा रहा है, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज है उस थर्ड स्टेज में यहाँ पर धीरे धीरे वो डाउन में जा रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट यहाँ पर देख लीजिए, डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा है। ग्लिक फॉर्मिंग को 3 भागों में बांटेंगे, ए बी और सी। डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर बराबर तरीके से, यहाँ पर देखिएगा बराबर तरीके से समान गति से एकदम कर्व पर आ गए। इसको कर्व को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है, थर्ड स्टेज के अंतर्गत भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्लिक फार्मिंग की ये हो गई इसकी फर्स्ट, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ये पीक पर आ चुका है, तो इस ग्लिक फार्मिंग का ए यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर बी में बराबर तरीके से चल रहा है, और ग्लिक फार्मिंग का जो सी पार्ट है तो वहां पर क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, यानी डेवलपमेंट यहाँ पर रुक चुका है। डेवलपमेंट रुक चुका है, यहाँ पर तो चल रहा है बराबर तरीके से, यहाँ पर चल रहा है माइनस में, और यहाँ पर चल रहा है प्लस में। यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट और इरोजन का वर्क साथ साथ चल रहा है, यहाँ डेवलपमेंट रुक चुका है और इरोजन का वर्क चल रहा है, धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो 3 यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, 1 2 एंड 3। सबसे पहले को ये कहते हैं ए एफ आफस्ती जिंडे इटीवक्लुंग। इटीवक्लुंग तो तीनों के साथ लगेगा, ठीक है। फिर दूसरी जो स्टेज है उस दूसरे को इसने लिखा है ग्लिक फॉर्मिंग, और जो थर्ड है उसको लिखा है ए बी आवस्थी जिंडे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे इस चित्र से। अब हम वापस स्टार्ट करते हैं इनकी जितने भी जो स्टेजेस है उन स्टेजेस को। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो कहते हैं कि एक प्राइमरफ होता है, यानी एक मैदान होता है, ये प्राइमरफ है, ठीक है, मैदान है। अब इस मैदान पर क्या होगा, उत्थान होगा, यानी ये यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होगा। स्टेप टू स्टेप समझिएगा। प्राइमरफ है, मैदान है, सेपलेस है, और उसमें इंडोजेनेटिक फोर्स से डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद फर्स्ट स्टेज जो आती है उसे कहा जाता है आफस्ती जिंडे इटीवक्लुंग। इटीवक्लुंग का अर्थ होता है डेवलपमेंट, ठीक है। और जो आफस्ती जिंडे है, ठीक है, उस आफस्ती जिंडे को कहा जाता है त्वरित तेज गति से विकास। इसको हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड जो डेवलपमेंट जो है वो इसको नाम दिया जा सकता है, यानी बहुत तेज गति से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो है वो स्टेज है ग्लिक फॉर्मिंग। अब ग्लिक फॉर्मिंग इटीवक्लुंग, इसका अर्थ हो गया आपके डिक्लाइनिंग डेवलपमेंट कह सकते हैं, नहीं सॉरी, इसको यूनिफॉर्म डेवलपमेंट कहेंगे, समान दर से विकास, समान दर से विकास।
देखिए त्वरित विकास यानी डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है और इरोजन कम हो रहा है। समान दर से विकास यानी यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का क्या हो रहा है कि जो ऊंचे उठने की जो स्पीड है और जो अपर्दन की जो स्पीड है वो लगातार बराबर चल रही है, दोनों ही इक्वल तरीके से चल रही है। तीसरी जो स्टेज है वो है आवस्थी जिंडे इटिविक्लम, इसके अंतर्गत घटती दर से विकास या अवनति, इसको हम डिक्लाइनिंग डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब डिक्लाइनिंग जो डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत देखिएगा घटती दर से विकास, यानी वहां पर अवनति हो रही है, धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है वो डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार की 3 स्टेजेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इस जो सेकंड जो स्टेज है उसमें 3 पार्ट आ जाएंगे आपके, 1, ए, बी और सी, इसको आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और इंड्रफ यानी लास्ट में जो बचता है वो मैदान वो बचता है, वो कहलाता है इंड्रफ। इंड्रफ ऐसा है जैसा कि डेविस ने जो कहा था कि पीछे जो मैदान बचता है उसको उसने पेनिप्लेन नाम दिया, तो उसी प्रकार से ये अपने मैदान को क्या कहते हैं, इंड्रफ नाम देते हैं, इंड्रफ। ठीक है, सबसे पहले आपस्तिजन्य इक्विवेक्युलम क्या है, तेज गति से विकास हो रहा है। उत्थान यानी अपलिफ्टमेंट की जो प्रोसेस है और इरोजन का वर्क है वो साथ साथ चलते हैं, लेकिन जो इरोजन होता है उसकी अपेक्षा यानी अपर्दन की अपेक्षा वहां पर उत्थान जो अधिक होता है, यानी डेवलपमेंट ऊंचा कम तेज गति से हो रहा है, लेकिन जो इरोजन का वर्क है वह काफी स्लोली चलता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड जो स्टेप है ग्लिक फॉर्मिंग इटिवक्लुम, जिसे कहा जाता है समान दर से विकास, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। और यूनिफॉर्म डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि जो अपलिफ्टमेंट की जो रेट है, ऊंचे उठने की जो रेट है तथा अपर्दन की जो दर है उससे अधिक होती है, यानी डेवलपमेंट काफी हो रहा है और इरोजन जो हो रहा है वो कह सकते हैं कम हो रहा है। यहाँ पर निम्नीकरण यानी जो डाउनवर्ड की जो प्रोसेस है या फिर जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जा रहा है वह उत्थान की जो दर है वो बराबर, इसको 3 भागों में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 3 भाग होगी। पहली वाली स्टेज जो यहाँ पर इसको कर्व के माध्यम से समझा देता हूं मैं, इसकी 3 प्रोसेस, ठीक है, ये कर्व बन गया। तो पहली जो स्टेज में क्या रहेगा, उत्थान की दर, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अपर्दन जो है कम हो रहा है, इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, निम्नीकरण, यानी काटने की दर और उत्थान की दर दोनों ही यहाँ पर क्या चल रही है, बराबर चल रही है। और जो तीसरी जो स्टेज है ये वाली, तो उत्थान की दर का आभार, यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है, रुक गया है, लेकिन इरोजन का जो वर्क है वो कंटिन्यूली यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो पहली स्टेज जैसे कि ये आपके आवर्ती जिंडे, सॉरी ए एफ आफस्ती जिंडे, फिर हो गया ये आपकी दूसरी ग्लिक फॉर्मिंग, और इसके बाद यहाँ पर इरोजन का वर्क तेज होगा और तीसरी स्टेज जो रहेगी वो यहाँ पर आ जाएगी जिसे हम पढ़ेंगे आवस्थी जिंडे इटिवक्लुम, घटती दर से विकास। तो लंबवत अपर्दन की अपेक्षा लेटरल इरोजन या पार्श्विक अपर्दन अधिक होता है। घाटियां इस समय क्या होती है, चौड़ी होने लगती है। तीव्र अवतल ढाल पाए जाते हैं जिसे वास्तुंजन ढाल कहा जाता है। वास्तुंजन ढाल क्या होता है चित्र के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। और मंद अवतल ढाल होता है उसे हार्डन हैग के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में जो बचता है वो मैदान जो बचता है वो कहलाता है इंड्रफ, जो डेविस के पेनिप्लेन के समान होता है। इस इंड्रफ में कुछ, जैसे कि डेविस ने कहा था कि मोनेटनॉक बच जाते हैं, कुछ अवशिष्ट रेजिडुअल हिल्स बच जाती हैं, कुछ टुकड़े बच जाते हैं जिसे डेविस मोनेटनॉक कहता है, उसी प्रकार से ये उसे कहते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, तो रेजिडुअल पहाड़ियां जो है यहाँ पर बच जाती है जो मोनेटनॉक के समान, यानी जो प्लेन सरफेस है उस प्लेन के अंदर आपको इस प्रकार से गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती है, उसे वो इंसेलबर्ग कहता है वाल्टर पेंग, और मोनेटनॉक कहता है डेविस। बढ़ते हैं आगे। तो डेविस का ये कॉन्सेप्ट, इसमें अपर कर्व यूसी और ये है लोअर कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर अपर कर्व देखिएगा वहीं पर है जैसा था, और यहाँ पर इसका इरोजन का वर्क, यानी यहाँ पर ये इरोजन यहाँ हुआ है, यहाँ पर और ज्यादा इरोजन हुआ है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कह सकते हैं यहाँ पर ये जो स्थिति है वो धीरे धीरे घटती जाती है।
तो ऊपर के जो कह सकते हैं जो पीक्स है, माउंटेन की जो पीक्स है वो तो वही रहती है, लेकिन जहां पर नदी काटती है वो कह सकते हैं कि धीरे धीरे नीचे की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार की कॉन्सेप्ट चलती है। तो अपर कर्व ये चलता है यहाँ पर यूसी, और जो लोअर कर्व है वो चलता है यहाँ पर यूसी। लोअर कर्व आपके सॉरी एलसी यहाँ चलता है, और अपर कर्व जो है वो आपके ऊपर की तरफ चलता है। तो ये डेविस का था। अब समझते हैं पैंक का। तो पैंक का क्या है? द उत्थान की दर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो पहला का जो स्ट्रक्चर है देखिएगा काफी आसपास के क्षेत्र है। तो यहाँ पर जल विभाजक के शिखर यहाँ पर इस प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर उत्थान समाप्त होता है, ये देखिएगा सेकंड स्टेज जो है, और ये है फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? अपलिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए बी एंड सी तीन प्रोसेस होगी ग्लिक फॉर्मिंग में, और जो थर्ड स्टेज रहेगी उसमें पूरा का पूरा इरोजन हो रहा है। तो बीच बीच में इस प्रकार की जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उसे कहा जाता है, जिसमें तेज ढाल होता है तो उसे कहा जाता है वास्चुइनटेन, और जो थोड़ा सा मंद ढाल होता है उसे हॉल्डेन ब्लैक कहा जाता है। लास्ट में जो प्लेन बचता है उसे वो कहते हैं इंड्रफ, और जो बीच में छोटे छोटे से जो पहाड़ियां बच जाती है उसे वो इंसेलबर्ग के नाम से जानता है। तो इस प्रकार से 3 स्टेजेस में इसको हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी चित्र को एक और जगह इस प्रकार से समझाया गया है कि सबसे पहला क्या है? प्राइमर रफ है, एक मैदान है। मैदान में फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट किस प्रकार से कि जो उत्थान की दर है वो अधिक है, और जो अपर्दन का कार्य है यहाँ पर कम है। आपके उत्थान अधिक हो रहा है और अपर्दन कम हो रहा है। फिर इसमें ये 3 प्रोसेस रहेगी, और लास्ट में कह सकते हैं कि ये मैदान, और लास्ट में जो मैदान बचेगा इंड्रफ। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइमर रफ से स्टार्ट होता है और इंड्रफ में समाप्त हो जाता है पैंक का। तो पैंक का ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है। डेविस क्या कहता है? डेविस कहता है कि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक इरोजन का वर्क स्टार्ट नहीं होगा। पैंक कहते हैं डेवलपमेंट और इरोजन का जो वर्क होता है साथ साथ चलता है। डेवलपमेंट का इंतजार नहीं करता है इरोजन। ठीक है, डेविस कहता है कि जो डेवलपमेंट का जो टाइम है वो काफी कम समय में होता है, लेकिन पैंक कहता है डेवलपमेंट काफी धीरे धीरे गति से होता है। डेविस कहता है कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड जो टाइम है उससे एक लैंडफॉर्म बनता है। पैंक कहता है कि जो लैंडफॉर्म है वह डेवलपमेंट की रेट तथा इरोजन के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जो रेट है उसके बीच अनुपात का प्रतिफल है। फिर डेविस कहता है कि जो चक्र का जो प्रारंभ है और समापन यानी स्टार्टिंग और एंड, डेविस का जो है वो यंग एज, मैच्योर एज एंड ओल्ड एज से होकर निकल चलता है, यानी वो एक साइकिल प्रोसेस को समझाता है। लेकिन इसके अंदर जो पैंक है उसमें साइकिल सिस्टम नहीं है। वो कहता है कि जो डेवलपमेंट है कभी ज्यादा होता है कभी कम हो जाता होता है, तो साइकिल सिस्टम नहीं पाया जाता है। कभी भी किसी भी एज में यंग एज वापस आ सकती है, यानी मेच्योर एज में वापस यंग एज आ सकते हैं, ओल्ड एज में भी मेच्योर एज आ सकती है, कहीं पर भी कोई भी डेवलपमेंट का वर्क हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लास्ट जो प्रोसेस डेविस कहता है कि डेविस का जो साइकिल है उसका एंड पेनिप्लेन से होता है। पेनिप्लेन जो उसका एक मैदान है, और जो पैंक है वो उस मैदान को इंड्रफ, ENDRUMPF इंड्रफ के नाम से कहता है। डेविस का जो पेनिप्लेन है उसमें कुछ रेजिडुअल हिल्स बच जाती है जिसका इरोजन नहीं हो पाता है, तो डेविस उसे मोनेडनॉक कहता है, और पैंक उसके लिए इंसेलबर्ग वर्ड का यूज करता है। तो इस प्रकार से अपर्दन का जो साइकिल है वो इस प्रकार से डेविस और पैंक के अनुसार चलता रहता है। आई होप समझ में आया होगा।